कोई मेलेडी किंग करके हैं यहाँ के, सबको पता है मेलेडी किंग किनको बोलते हैं, यहाँ तो बहुत फेमस है। और उनका ये परसेप्शन भी है मार्केट में, बहुत हम्बल है करके। जियरा जियरा मोरे जियरा माने ना, हो जाना जियरा माने ना, आता अपार प्रेम व्यापार, समझ में आए ना मोला तो समझ में आए ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय शो अनकही बातें विद अरुण। होप आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा हूं। तो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही फेमस शख्सियत हैं, जो कि बहुत ही यंग है लेकिन बहुत टैलेंटेड है। उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। आपने शायद एक गाना सुना होगा, नाचन दे मोला। ये बहुत ही ट्रेंडिंग गाना है छत्तीसगढ़ का, आज की डेट में भी ट्रेंड है। इसके आई थिंक अभी तक जितना मैंने देखा था 25 मिलियन से ऊपर का व्यूज हो चुका है इस गाने का, और अभी भी ट्रेंडिंग में। तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो बिल्कुल देखिए। इसके जो राइटर प्लस कंपोजर प्लस सिंगर तीनों एक ही व्यक्ति में है ना, तो इतना बड़ा टैलेंट एक व्यक्ति में आ गया है। तो उसी व्यक्ति को हम आपके सामने ला रहे हैं। उनकी वो बातें, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन उनके बारे में जो डीपली बातें हैं, जो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की अपनी लाइफ को, सारी जर्नी, वो बातें जो अनकही हैं, वो बातें हम आपके सामने करेंगे। तो आइए उनसे बातें करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। कैसे हैं गुलाब आप? एकदम मस्त भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया शो आप लेकर आ रहे हो। थैंक यू यार, थैंक यू। पहले हम ना आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं, आप अपने बारे में स्टार्ट कीजिए, कुछ बताना। मैं भैया रायगढ़ में एक आउटर है गांव, धसकामुड़ा करके, जंगल के बीच में है गांव। अच्छा। वहाँ से हूँ, मतलब मैं आदिवासी क्षेत्र से हूँ। तो स्कूलिंग वगैरह वहीं से हुई आपकी? हाँ, वहीं से हुई है। जैसे अपना कॉलेज वॉलेज का स्टडी था, उसके लिए मैं बाहर गया था। बाकी जैसे हायर सेकेंडरी तक वही हुआ है। तो वो कहाँ, कॉलेज वगैरह कहाँ से किया? कॉलेज किया भैया, करताला कॉलेज है बिलासपुर यूनिवर्सिटी में। अच्छा। हाँ, वहाँ से किया। अच्छा। हाँ, तो गांव का माहौल भैया मतलब बहुत संकीर्ण मानसिकता रहता है वहाँ का। अच्छा। हाँ, जैसे अनटचेबिलिटी अभी भी है वहाँ। अच्छा। अभी भी है। अरे मैंने खुद फेस किया भैया। हाँ, मैंने खुद फेस किया अपने बचपन में। अब छोटे बच्चे थे, हम किसी के यहाँ चले गए, हमें नहीं मालूम था कि क्या सीन है, मतलब वो सब चीजें खुद फेस करा ना, तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन। तो जैसे आप छत्तीसगढ़ के गांव से एकदम ट्राइबल से हो, जैसे आपने बताया कि आप आदिवासी क्षेत्र से भी आते हैं। हाँ। तो छत्तीसगढ़ के मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट से रिलेटेड बातें जो जानूंगा, क्योंकि आप बचपन से किस चीज़ को फेस की हो वो चीज़ें। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी दावे करती है कि वो ट्राइबल्स को या आदिवासियों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो ये सब मिली सुविधाएं आपको? नहीं, ये सब पेपर वर्क है उनका, है ना, ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पाती हैं चीजें। अच्छा। हाँ, ये बीच में ही लटक जाता है, गांव तक नहीं पहुंच पाता। गांव के लोगों को तो बस वही है, राशन, वो उतना ही सुविधा मिलता है, राशन वाला। तो गुलाब भाई, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में एक बड़ा भाई है और मेरी माँ है। अच्छा। हाँ। और पिताजी का मेरे बचपन में मतलब डेथ हो गया था। अच्छा। तो माँ ने क्या ना, एकदम विपरीत परिस्थिति में पाला हम लोग को। अच्छा। मतलब पिताजी को हो गया था, टीबी हो गया था। तो उनके इलाज में क्या, घर का सारा जो अपना था ना, सारा कुछ चला गया था। हाँ, फाइनेंशियल मतलब एकदम लॉस हो गया था हम लोग का फाइनेंस। तो बहुत विपरीत परिस्थिति था। मतलब माँ रोजी मजदूरी करके मतलब ना घर चलाती थी। अच्छा था। हाँ। अच्छा। वो काम करती थी, उससे मतलब राशन आता था घर का। अच्छा, वो नीचे मतलब इतना मतलब डेली वेजेस में काम करती थी बहुत एकदम। मतलब किसी दिन ऐसा होता था ना कि जैसे मान लो काम करी, उसका मतलब मेहनताना नहीं आया, हाँ, तो फिर उस दिन का राशन नहीं आता था। अरे बाप, वो सीन फेस किए हैं भैया बचपन में एकदम। मतलब वो इतनी गरीबी से आप मतलब आप निकले हैं इस चीजों से। तो जब उस परिस्थिति में थे तो आप मतलब बड़े भैया कितने बड़े होंगे आपके? वो मेरे से 4 साल बड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो वो भी कुछ खास बड़े नहीं थे उस टाइम। हाँ। तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब सारा जिम्मेदारी माँ के ऊपर आ गया था। हाँ। और बट उस कंडीशन में भी ना हम लोग को मतलब वो हिम्मत नहीं हारी। हाँ, और घर संभाला, मतलब एक सिंगल लेडी को घर संभालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो अनपढ़ हो, ट्राइबल एरिया से है ना भैया, अनपढ़ है, मतलब अंगूठा छाप है। माँ भी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, वो उनका भी वो कंडीशन नहीं था। तो कंडीशनिंग बहुत ही एकदम लो लेवल पे हुई है। लेकिन संघर्ष देखे हैं, और संघर्ष से माँ को जूझते देख के हमको मतलब
वो सीख है कि मतलब हम भी जूझ लेंगे जीवन में, मतलब संघर्ष करना सीख गए हैं वहाँ से। माँ, देखिए माँ एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है जो हर परिस्थिति से निकाल ले आती है अपने बच्चों को, है ना। इसलिए उसका नाम माँ रखा गया, क्योंकि अब अगर हम बात करें कि उन सारी चीज़ों की, कि अगर एक कहने वाली बात में कविता के रूप में या सार्थ के रूप में, तो ये कहा जाता है कि भगवान ने माँ इसलिए बनाई क्योंकि वो हर जगह नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसने माँ को बनाया कि वो अपने रूप को हर जगह देगा। तो वो हर त्याग बलिदान करती है। जैसे आपके भी आपने बताया अपने बचपन की जिंदगी, हम मेरे साथ भी, मेरी भी जर्नी ऐसी रही है, तो वो हर किसी के साथ है, लेकिन माँ कभी हिम्मत नहीं हारती, है ना। तो अच्छी बात है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे को ये जानना था कि जब बचपन में आप स्कूल वगैरह में तो बदमाशी खूब करते होंगे ना? बहुत। तो स्कूल में पढ़ती थी मार वगैरह? क्या है ना, मैं तो फेवरेट स्टूडेंट था, मतलब अच्छा, वहाँ का। हाँ, मतलब मैं तो वो टॉपर वाला में आता था मैं। अच्छा। पढ़ाई लिखाई में मतलब माइंड ब्रिलियंट था पहले से ही, तो कभी मार वार नहीं पड़ा। अच्छा, मतलब टॉपर स्टूडेंट थे अपने स्कूल के। हाँ। तो कब तक रहे वो, बचपन से आज तक? मेरा एक इसमें भी एक इंटरेस्टिंग है, बता रहा हूँ ना, कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से BSc तक मैं अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन मेरा ही होता था। क्या बात है, हर बारी मतलब मेरे को जिद वाला टाइप का, मतलब जिद्दी टाइप का आदमी हूँ मैं। मेरे से मैं आगे किसी को जाते नहीं देख पाता था। मतलब वो 10 टाइम मेहनत कर रहा था, मैं 20 टाइम करूंगा। क्या बात है, मतलब आज मैं मतलब एक टॉपर के साथ बैठा हूँ, है ना। एक दोस्तों क्या है ना कि आज बात ये भी है कि मल्टी टैलेंटेड जो हमने पर्सनालिटी बताई थी, उसमें एक पर्सनालिटी और जोड़ना चाहेंगे कि वो बंदा टॉपर भी है, हर क्लास में टॉप आता था ना। तो वो एक जिद था भैया, एक जिद था। तो क्लास में जब भी आप टॉप करते थे तो बहुत सारे रिकॉर्ड या इनाम मिले होंगे घर में, तो माँ बहुत प्राउड करती होगी। हाँ, क्योंकि मेरा मतलब आधा एजुकेशन तो ना, मतलब हाँ, इस मामले में गवर्नमेंट कुछ करती है छत्तीसगढ़ में। मेरे को स्कॉलरशिप बहुत मिले। अच्छा। मेरा आधा स्टडी तो स्कॉलरशिप में हो गया। अच्छे। हाँ, क्योंकि ऐसा था ना भैया, मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाता अगर स्कॉलरशिप नहीं। हाँ, क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी थी कि परिस्थिति बहुत खराब थी, तो स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, कि वो सबसे ना मैं पढ़ पाया। हाँ, तो ये है। तो जब स्कूलिंग के बाद, स्कूलिंग रायगढ़ से किया आपने, जो धर्मजयगढ़ बता रहे हैं, उसके आसपास ही किया उसके। जी। तो जब वहाँ से बिलासपुर आए, तो जब कॉलेजिंग स्टार्ट किया, तब भी आपको स्कॉलरशिप मिली या थोड़ी फाइनेंशियली अच्छी हो गई थी परिस्थिति घर की? नहीं, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन क्या, मेरा भाई बड़ा हो गया था तो क्या वो घर संभाल लिया था, तो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा ग्रो कर। भैया ने भी पढ़ाई की? भैया ने छोड़ दिया बीच में, क्योंकि काम के लिए घर संभालना पड़ा उनको। अब माँ क्या है, ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी ना, क्या ही करती है, एक सिंगल मदर क्या ही कर सकती है। तो मेरे भाई ने सब चीज जब देखा ना, तो उसको भी लगा कि भाई मेरे को घर संभालना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करना चाहता था वो भी चाहता था कि मैं भी पढूं, लेकिन फैमिली कंडीशन नहीं था वैसा, तो उसको फिर अपना ड्रॉप करना पड़ा स्टडी, और वो घर संभालने में लग गया। तब स्टेबल हुआ घर का कंडीशन। हाँ, मतलब भैया ने आपको पढ़ाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस कर दिया वो। ये बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में हम जहाँ देखते हैं कि भाई एक दूसरे को प्यार नहीं करता, भाई एक दूसरे की जान का दुश्मन बना हुआ है प्रॉपर्टीज के लिए, सब के लिए, तो आपका भाई कहीं ना कहीं आपके लिए इतना सपोर्टिव रहा। क्या है, पिता की कमी ना उसने मेरे को खलने नहीं दिया, कि पिता नहीं है तो खलता है ना एक चीज। तो वो मेरे को खलने नहीं दिया, उसका मतलब पिता का स्थान ले लिया मेरे भाई ने। ऐसा है मेरे लाइफ में। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आज भी ऐसे लोग हैं, हम ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं। मैं आपके भाई से भी कभी मौका मिला तो हम मिलेंगे बिल्कुल। कि आज की परिस्थिति में जहाँ मतलब बहुत सारे एक दूसरे को नफरत करते हैं लोग और चीज़ों को, ना वहाँ एक भाई अपने भाई के लिए इतना सपोर्टिव रहा कि अपनी पढ़ाई छोड़ करके उसने अपने छोटे भाई को इतना पढ़ाया और इस मुकाम तक पहुँचाया। बहुत अच्छी बात है। और उसको भी आपने, उस लेगेसी को आपने आगे बढ़ाया कि उन सारी चीज़ों को, कि उसने जो उम्मीद पाली थी आपकी माँ और भाई ने, उसको आप धीरे धीरे आगे बढ़ाए। तो जब कॉलेज में आए तो गुलाब जी, कॉलेज में क्या होता है ना कि एक आदमी एक यंग एज में आ जाता है, गुलाब भाई, तो है ना। हाँ। तो फिर थोड़ा सा गांव में जब स्कूल में ही, क्योंकि गांव में तो बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं या सब होती हैं, तो कुछ बचपन का प्यार वगैरह या हुआ कि नहीं किसी से? हाँ, हुआ था ना। हाँ। हुआ था। मेरा तो ये था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th तक मैं एक लड़की को करता था पसंद, लेकिन कभी बोल नहीं पाया मैं उसको। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बताओ। और उसी के लिए मैं ना मतलब एकदम ज्यादा हार्ड वर्क करके मेरे को टॉप रहना रहता क्लास में, क्योंकि उसको टॉपर पसंद था। अच्छा, टॉपर पसंद था। अच्छा, टॉप आने का मोटिवेशन मतलब ये है ना, मैं टॉप आता था लड़की के लिए, तो वो लड़की लगी, मतलब उसको सही लगता था।
तो मतलब पहले क्लास से मतलब आप कितनी एज में रहो? 4 साल 5 साल के रहे होंगे फर्स्ट में? क्या चीज? जब आप फर्स्ट क्लास में रहे होंगे तो 4 या 5 साल के रहे होंगे। तो बचपन का प्यार, वो जो गाना एक आया था, बचपन का प्यार मुझे भूल ना जाना, वो वाला गाना आपके ऊपर सूट करता है? हाँ करता है, लेकिन क्या था ना भैया, वो मतलब रिस्पेक्ट वाला था, वो प्रेम कहो जो भी कहो, मतलब रिस्पेक्ट चाहिए था मेरे को अगले से, कि भाई रिस्पेक्ट अगर ये कैसे, मतलब किस टाइप से मेरे को इससे रिस्पेक्ट मिल सकता है, तो स्टडी से मिलेगा। हाँ तो मैं करूंगा स्टडी। अच्छा, चाहिए अपने को रिस्पेक्टिंग से, ऐसा था मेरा। चलिए मतलब दोस्तों यार, मोटिवेशन का एक कारण ये भी है कि आपको कोई लड़की रिस्पेक्ट दे, इसलिए एक जज्बा होना चाहिए। हर चीज का जुनून होता है। कई लोग दिल टूटने के बाद बॉडी बना लेते हैं, प्यार में बॉडी बना लेते हैं, कई लोग अचीव कर जाते हैं। एक हमारे जो गुलाब भाई हैं, उन्होंने पहली क्लास से टॉप करना चालू किया था, ये नया स्टोरी है। तो जब पहले, फिर कब तक उसको पसंद किया आपने? कभी बात किया नहीं किया? कभी बोल नहीं पाए उसे? नहीं, 12th में थे तो पता चला किसी और के साथ अफेयर में है, तो फिर हार्ट ब्रेक हुआ, खतरनाक हुआ। तो मतलब छोड़ दिया। तो नहीं तो बोला कि नहीं आपने? कहाँ से बोलता है, मेरे को पता चल रहा है वो किसी और के साथ। नहीं तो आप तो पहली से फर्स्ट क्लास से पसंद कर रहे थे। क्रश थी, बोलो उसको एक तरीके से बोलो। अच्छा, क्रश थी आपकी, मतलब अफेयर नहीं था हम लोग। हाँ, तो मतलब एक तरफा पसंदीदा प्यार था वो खतरनाक वाला हार्ट ब्रेक हो गया। तो वो हार्ट ब्रेक तो होगा ही ना। गुलाब भाई, जब आपने उसको प्रपोज ही नहीं किया, उसको कैसे पता चलेगा कि आप उसको पसंद करते हो? उसको सब पता था, लेकिन क्या है ना, मैं कभी कुछ बोलता नहीं था वैसा, मतलब मेरा भी हिम्मत नहीं होता तभी। अब उस टाइम पे कहाँ हिम्मत होगा, बच्चे थे हम। हाँ, थोड़ा बहुत इज्जत मिल जाता तो वही बहुत अपने लिए। तो मतलब ठीक है, बचपन का प्यार है आपका। लेकिन 12th क्लास एक बड़ी जर्नी होती है। 12 साल के बीच में एक तो मौका मिला होगा कि नहीं, अभी इसको थोड़ा सा अपने दिल का हाल बता दूं तो ये थोड़ा सा समझेगी। इतना पेशेंस लेवल आपने पूरा रखा अपना? मैं बहुत बार मतलब सोचता था कि बता दूंगा, लेकिन सामने जाके हिम्मत नहीं होता था भैया ना, तो नहीं बोल पाता था। और ऐसा है, कई प्रपोजल भी आते थे मेरे को, लेकिन मैं डिनाई कर देता था। उस टाइम पे स्टडी फोकस था मैं। हाँ, स्टडी फोकस था। अच्छा, और लड़कियों का भी प्रपोजल आता था, लेकिन मैं उन सब में नहीं पढ़ना चाहता था। उस टाइम स्टडी फोकस था एकदम। मैं चाहता था कि ये मेरे को रिस्पेक्ट करे बस। हाँ, बाकी किसी और वो ध्यान नहीं देता। डेडिकेटेड है आपका भाई। लव मतलब मतलब एक तरफा प्यार, वो भी डेडिकेशन के साथ, बहुत बड़ी बात है। तो फिर जब 12th के बाद कॉलेज गए तो बहुत बड़ा, जैसे हार्ट ब्रेक के बारे में बताया, तो उससे कैसे उभरे? अब भैया वो हार्ट ब्रेक ऐसा था क्योंकि रिलेशन में अपन कभी आए नहीं थे। कहानी मेरे तक ही सीमित थी, उसको तो मालूम भी नहीं चली कभी। तो उतना पेन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन खराब लगा कि भाई इतने साल से मतलब क्रश थी, तो थोड़ा दुख हुआ। लेकिन क्या, अब कॉलेज में चले गए। अब कॉलेज में माहौल नया बना, नए दोस्त बने, सब चीज हुआ ना, तो फिर कॉलेज में फिर मन इधर उधर लग गया। तो फिर अपन निकल आए। जैसे क्या होता है ना कि एक कहावत है कि जो अपनी, मतलब हम जिसको पसंद करते हैं वो हमको पसंद न करे चलता है, लेकिन वो किसी और को पसंद कर लेती है तो ज्यादा दुख होता है। तो जब आप किसी और के साथ देखे उसको, तो मन नहीं किया कि मतलब कुछ ऐसा करूं कि वो बात हुआ ना, बाद में बात हुआ उसका। तो वो बोली कि मेरे को पता था कि तुम मेरे को पसंद करते थे, लेकिन तुम कभी बोले ही नहीं। तो ये तो उस समय अफसोस नहीं हुआ कि यार बोल देना चाहिए था? हाँ हुआ, लेकिन क्या हुआ, उस टाइम हिम्मत नहीं हुआ था ना। पहले हिम्मत ही नहीं कर, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं बचपन में। अब ठीक है, आपकी एजुकेशन जान ली, आपकी लव लाइफ जान ली, तो अब हम थोड़ा सा आपके काम के ऊपर आ जाते हैं। म्यूजिक से जुड़े हुए आप हैं, जैसे मैंने आपके बारे में जितना हम जानते हैं कि आप अभी गाने बना रहे हैं, लिख भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। आपने अपने एजुकेशन का बताया कि आप एजुकेशन में भी टॉप थे। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो ऐसा कौन सा पॉइंट आया था जहां से आपको लगा कि मैं अब इस इंडस्ट्री में आ जाऊंगा? क्योंकि आपने बीच में बताया भी कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, पीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो कब एहसास हुआ कि मेरे को म्यूजिक लाइन में जाना चाहिए, मेरे अंदर वो भी एक टैलेंट है? ऐसा था भैया कि बचपन से ही ना, बीच में एहसास हुआ ऐसा नहीं था, बचपन से ही मेरा पागलपन था म्यूजिक को लेके। अच्छा हाँ, मेरे को म्यूजिक समझ नहीं आता था। मेरे को, मैं सॉन्ग्स गा नहीं पाता था बचपन में। सॉन्ग सुनता था, मेरे को गूज़बम्स आता था। अच्छा हाँ, जो अच्छे सॉन्ग सुन लेता था मेरे को गूज़बम्स आ जाते थे, तो मेरे को लगता था मेरे को गाना चाहिए। अच्छा, मतलब अंदर से था वो चीज़, इंटरनल है वो चीज़ें, उसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता। तो फिर मैं गाने कोशिश करता था, गाने मेरे से नहीं गा, मतलब पूरा एक्यूरेट, मतलब एज इट इज नहीं गा पाता था। तो मेरे को खुद पे खुन्नस आता था। अब गाँव है, अब घर में ज़्यादा चिल्लाता था, घर वाले डांटते थे, क्या मतलब हल्ला मचा के रखा है, धूम धड़का, ये क्या है? मतलब पढ़ाई लिखाई कर, तू अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, क्या सिंगिंग विंगिंग में लगा गा? घर वालों का ये, घर वाले चाहते हैं भैया कि मतलब थोड़ा
पढ़ाई लिखाई में बंदा थोड़ा नौकरी वोकरी के चक्कर में लगे, है ना, घर का ये माहौल है। हाँ, घर यही सोचता है। उनका सही है, वो सही सोच रहे हैं। अब मेरा था म्यूजिक के लिए पागलपन बढ़ते जा रहा था इधर। तो फिर मैं कैसे करता था, जंगल चले जाता था। अच्छा। और चिल्लाता था जंगल में जाके, मतलब मैं वो करेक्ट करके ही आता था जंगल में। हाँ, कई बार लोग पकड़ लेते जंगल में मेरे को, गाँव वाले, अरे जंगल में आके गाता ये। अच्छा, समझ रहे हो, क्योंकि गाँव में मैं चिल्ला नहीं सकता था। मेरे पास गुरु था नहीं सीखा। गाँव में चिल्लाते तो लोग पागल समझते ना। अब गुरु था नहीं कि जो मेरे को प्रॉपर डायरेक्शन में बताया कि भाई कैसे रियाज करूँ, क्या सीन है। तो मैं खुद का गुरु बन के जंगल में जाके गला फाड़ के चीजों को परफेक्ट करता था। अच्छा, समझ रहे हो। कई बार गला बैठ जाता था गला फाड़ते। हाँ, तो मैं ये ट्रिक अपनाया था कि मेरे पास जंगल था, मैं जंगल में मंगल करता था। ये कौन सी एज में स्टार्ट किया था आपने? जब भी बचपन में? ये मैं तो 8th में था तभी का बात। तभी से स्टार्ट आपको लगा? ऐसा बचपन से ही गा रहा हूँ। हाँ, मेरे को खुद को नहीं मालूम था कि मतलब क्यों मेरे अंदर म्यूजिक के लिए पागलपन था। लेकिन इसका एक ना मतलब रीजन ये भी समझता हूँ कि मेरे पिताजी म्यूजिक लाइन से थे। अच्छा। हाँ, वो ऑलरेडी इसी लाइन थे और वो मास्टर थे, तबला में मास्टर थे वो अपने। हाँ, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे तो वो बजा लेते थे, तबला में मास्टर थे वो। तो कहीं ना कहीं समझ लो वो जेनेटिकली मेरे को इंटरेस्ट इसमें है, मतलब ऐसा मान लो आप कि म्यूजिक में इंटरेस्ट मेरे को जेनेटिकली आया है, मैंने कहीं से बिल्ड नहीं किया ये। हाँ। अच्छा, आपके पिताजी मतलब म्यूजिक मतलब गाते भी थे कि सिर्फ तबला वगैरह बजाते? नहीं, उनको कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट दे तो बजा लेते थे, लेकिन तबला मास्टर थे वो। अच्छा। हाँ, तबला के मास्टर थे। तो वो गांव में ही प्रोग्राम वगैरह करते थे कि जाते थे कहीं? नहीं, बाहर पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में वो रन करते थे। अच्छा। हाँ। उनका नाम क्या था? उनका नाम था मोहित राम करके था। अच्छा। हाँ, तो वो रन करते थे पूरे छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो ऐसा था कि ना बड़ा आर्टिस्ट कोई आसपास के एरिया में आता था ना, तो मान लो उनके पास तबले का वो नहीं बजाने वाला नहीं रहता था, तो फिर मेरे डैड को टच करते थे कि वो ढंग का बजाने वाला बंदा उनको बुलाओ। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहीं बचपन से सीखा था कि उनके अंदर भी? उन्होंने प्रॉपर गुरु लेके सीखा था। अच्छा। तो मतलब पापा से वो जेनेटिकली एक म्यूजिक का आपको आया? हाँ, है ना। हाँ। पापा को जैसे बचपन में ही आपने बताया कि पापा चले गए थे, तो बहुत ज्यादा मौका तो मिला नहीं देखने का पापा को? बहुत ज्यादा नहीं भैया, सिंगल टाइम भी मौका नहीं मिला मेरे को। अच्छा, वो सिंगल टाइम मेरे को फेस भी याद नहीं है पिताजी का। अच्छा, वो आप 1-2 साल के? अच्छा, 1 साल के भी नहीं थे? हाँ, मैं गोद में था तो तब उनका डेथ हो गया था। मेरे को मतलब मेरे पिताजी का फेस भी याद नहीं है, मैं देखा नहीं, देखा होऊंगा मतलब उस एज में याद नहीं रह सकता ना एकदम। हाँ, नहीं, छोटे में एकदम बचपन में, या तो 5-6 साल में भी अगर चले जाते हैं लोग तो नहीं उतना रिवाइव कर पाते। तो जो म्यूजिक स्टार्ट किया, गाना जैसे जंगलों में स्टार्ट किया, तो उस समय क्या चैलेंजेस आता था, प्रॉब्लम क्या आती थी? इंस्ट्रूमेंट होता नहीं था तो ऐसे ही गाते थे? हाँ, मतलब चैलेंज वही आता था कि गांव में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं था। मतलब मैं जिस तरीके से मैं गाता था, मैं बॉलीवुड गाता था ना, तो वो चीज़ों का माहौल ही नहीं था गाँव में। तो मैं अलग सोच का था शुरू से ही, मैं अपने धुन में गाने, मैं सिंगल मतलब अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता था शुरू से ही, क्योंकि मेरे को लगाव था म्यूजिक से। तो फिर मैं भी जंगल वाला सीन करता था, जंगल में जाके अपना रियाज करता था। और रियाज भी मैं अपने से मैं यूट्यूब से इधर उधर से छान मारता था, क्या रियाज करूँ तो वोकल सही हो, वो सब चीज़ें ना मैं यूट्यूब से कर करके रियाज कर रहा था। कोई गुरु नहीं लिया कभी। अच्छा। लेना चाहता था लेकिन कंडीशन नहीं था भैया। हाँ, तो जैसे गांव में जब आप रियाज करते थे बिना इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज के, तो भाई तब तो बड़ा हो गया था तब? हाँ, मतलब आपसे 4-5 साल उससे भी सपोर्टिव नहीं था इस मामले में। अच्छा। हाँ, वो चाहता था कि मैं पढ़ लिख के नौकरी कर लूं, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाई में ठीक ठाक था। हाँ, तो उसका ये अप्रोच था कि इसका किसी तरह से म्यूजिक छुड़वा दूं। अच्छा। हाँ, तो मेरे को गाते देखता था तो मेरे को सुनाता था अरे क्या लगा पढ़ाई इन सब चीजों में, मतलब काहे अपना लाइफ स्पॉइल कर रहा है। हाँ, मतलब थोड़ा पढ़ लिख तू ठीक ठाक है, तो पढ़ लिख के कुछ बन जा, क्या लगा इन चीजों में, मतलब ऐसा था। अच्छा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही था। नहीं, वो एज अ पेरेंट्स वो बिल्कुल सही थे। क्योंकि होता है कि एक माँ बाप का या बड़े भाई का या जो भी है, अगर वो आपके पीछे कुछ सोच या उम्मीद रखे हैं तो उनको लगता है कि, और उसमें आप जैसे आप टॉपर भी थे अपने स्कूल कॉलेज के, तो उनको लगता भी होगा कि नहीं ये इसी में आगे बढ़ जाए, इसीलिए आपको आगे बढ़ाया। तो म्यूजिक वहां से निकलना कब हुआ कि जब म्यूजिक को निकाला आपने सारंगढ़ या जो भी, जहाँ आप रायगढ़ में रहते थे, धर्मपुरा में, तो वहां से जब निकले बिलासपुर आए, तो इसको बड़ा रूप कब दिया आपने? मैं बड़ा रूप मैं कभी नहीं दिया भैया। मतलब ऐसा था ना, वो जो पागलपन था ना म्यूजिक के लिए, मैंने उसी को कंटिन्यू करते गया और चीजें होती गई। मेरा कुछ भी प्लान नहीं था, प्री प्लान नथिंग, कुछ भी प्री प्लान नहीं था सब। मतलब ना बस मेरा वही था, म्यूजिक के लिए पागलपन था, मैं उसको फॉलो करते गया। अच्छा। अभी भी मेरा मतलब ऐसा प्लान नहीं रहता है म्यूजिक को लेके,
बस काम करना है। नहीं तो आपने सीखा कहीं से नहीं, जैसे कहीं से नहीं हाँ सीखा भैया। हाँ। जैसे आपने कहीं से सीखा नहीं, आप बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं सीखा, कहीं से मैंने कोई गुरु नहीं था मेरा। हाँ। तो म्यूजिक एक बहुत अलग डायरेक्शन है। हाँ। ठीक है, वो जुनून है, जितना मैं सुना है कि वो जुनून होता है और भगवान उसको इनबिल्ड आपको देता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि पिताजी आपको कभी सिखा के गए, इतने छोटे में वो चले गए आपके। तो आपको कैसे पता चला कि ये सुर ही और इसमें मेरे को आगे बढ़ करके अब गाना बनाना है? क्योंकि आप तीनों चीजें एक साथ कर रहे हैं। हाँ। आप राइटिंग भी कर रहे हैं, आप सिंगिंग भी कर रहे हैं, आप कंपोज भी कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि एक बंदा या तो राइटिंग कर पाता है ना, कोई अच्छे लिख पाता है स्टोरीज या गाना या कविता जो भी लिख रहा है वो उसमें अच्छा होता है। कोई सिंगिंग बहुत अच्छा करता है क्योंकि सुर पकड़ के चलता है। कोई म्यूजिक बहुत अच्छा बना करके कंपोज करता है। तो पहला क्रेज गाने में आया था, जैसे आपने बताया कि बचपन से आप गाते थे। तो लिखना उसी के बीच में स्टार्ट हुआ कि कभी एक जब मैं रायपुर आया ना, तो रायपुर आया तो दोस्तों का सपोर्ट मिला। फिर यहाँ दोस्त में जब फ्रेंड सर्कल था ना, उन लोग बोले कि तू कितने दिन तक ऐसे ही गाता रहेगा, तू थोड़ा एल्बम लॉन्च कर अपना। दोस्तों ने आइडिया दिया मेरे को, तो मैं बोला मेरे पास बजट का तो होगा इशू। तो दोस्त लोग का थोड़ा ना नौकरी लग गया था। अच्छा। हाँ, तो जिसका लगा था ना वो भी म्यूजिक में फुल इंटरेस्टेड था। एक दोस्त था दिग्पाल राठिया करके। अच्छा। हाँ, तो उसने क्या बोला कि मैं ऑडियो का फाइनेंस कर देता हूँ, मैं सपोर्ट कर देता हूँ, तू गाना बना। अच्छा। हाँ, तो हम लोग के पास अलग से कंपोजर हायर करने के लिए, लिरिक्स राइटर हायर करने के लिए बजट नहीं था। अच्छा। हाँ, तो सब कुछ मेरे को ही करना था। अच्छा। हाँ, तब तक मेरे को नहीं मालूम था कि मैं न्यू गाना बना भी सकता हूँ। तो मेरे को वो जिम्मेदारी मिला कि भाई तेरे को करना पड़ेगा। तो फिर मैंने करा उस कंडीशन में। मतलब परिस्थिति के अकॉर्डिंग चीज़ें हुई ना, तब समझ में आया कि मैं ये भी कर सकता हूँ ऐसा। अच्छा, टैलेंट अंदर छुपा हुआ था, वो टैलेंट धीरे धीरे निकला क्योंकि वो परिस्थिति नहीं बन पाई, ना पैसे थे राइटिंग करने के देने के लिए राइटर को, ना कंपोजर को। तो आपको लगा कि सारी चीजें मैं ही कर लेता हूँ, और वो टैलेंट भी निकल के आ गया। सही। हाँ, वैसे वो पता चला उस नई टैलेंट का। तो जो पहला गाना दोस्त ने, राठौर भाई ने अपना, तो वो मतलब राठिया भाई ने आपका गाना जब ऑडियो के लिए दिया, वो गाना कौन सा था? वो गाना था सुल्ले मैरू करके है गाना, वो एडीएम प्रोडक्शन में है गाना। हाँ, वो गाना, वो प्रोडक्शन आपका है किसी और का है? नहीं, वो दूसरे का प्रोडक्शन है। तो गुलाब भाई, जैसे अभी बता रहे थे आपका जो स्टार्टिंग गाना था, जब हम बात कर रहे हैं कि आपका जो पहला गाना था उसमें आपके दोस्त ने एक दिग्पाल राठिया भाई ने आपका उसको सपोर्ट किया आपके ऑडियो बनाने में। तो इसमें और भी लोगों ने सपोर्ट किया कि मतलब जैसे आपने बोला कि उसके बाद आपने सारी चीजें कंपोज राइटिंग खुद कर ली, तो उसको प्रोड्यूस वगैरह फिर वीडियो बनाने में सब में कोई सपोर्ट था आपका किसी को? और कैसे उस गाने में ना मेरे 3 दोस्तों ने सपोर्ट करा था। कौन थे वो? एक तो अपना दिग्पाल राठिया भाई मैं जो बताया, और एक थे अपना आशीष श्रीवास। अच्छा। हाँ, वो हीरो है उस गाने में, हीरो भी वही है। अच्छा। हाँ, उसी ने प्रोड्यूस करा था। अच्छा। हाँ, और एक दोस्त है मेरा, खैर वो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। हाँ, भूधरमणि करके था, भूधरमणि राठिया, तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एकदम गोल्डन हार्टेड बंदा था। बजट कम पड़ रहा था, इन सब चीज़ों के बावजूद भी तो उसने हेल्प करा था। तो वो उनको क्या हो गया था? वो एक गाना जब आपने रिलीज किया तो ये हिट हो गया गाना तुरंत, की करियर की स्टार्ट हो गई, करियर आपका स्टार्ट हुआ कि कुछ क्या था? हाँ, बताता हूँ। मतलब गाना हिट नहीं हुआ भैया, क्योंकि अब मैं मार्केट में नया आया था, मेरे को इंडस्ट्री का समझ नहीं था, गाने को कैसे चलाया जाता है वो मेरे को आइडिया नहीं था उस चीज़ का। तो उस टाइम पे प्रमोशन वमोशन ऐसा कोई चीज़ होता है मेरे को मालूम भी नहीं था। हाँ, तो मैं उस टाइम गाना जैसे अपना बन गया ना ऑडियो वीडियो, तो मैं एडीएम प्रोडक्शन के जो ओनर है अपना आनंद मणिपुरी भैया, उनसे मैं बात किया तो वो बोले थे कि प्रमोशन कराना पड़ेगा। बताए थे मेरे को गाना चलाने के लिए प्रमोशन कराना पड़ता है। अब मैं तो नया आया था मार्केट में, ले दे के तो गाना बनाए थे अपन लोग, उसके लिए तो बजट हम लोग जुगाड़े थे चंदा कर करके, तो फिर कहाँ से प्रमोशन करते? तो बजट भी नहीं था और आइडिया भी नहीं था, तो प्रमोशन नहीं करा, तो वहाँ मार खा गए। अदरवाइज वो गाना एक दिन में 1 लाख व्यू गया था वो, वनडे में। हाँ, वनडे, वो फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्ड बनाया था मेरा, वनडे में 1 लाख चला गया था भी वो। हाँ, तो मेरे जितने प्रोफेसर लोग पढ़ाए थे सब लोग मेरे को तारीफ किए थे कि तू नया प्लेयर है और तेरा फर्स्ट सॉन्ग ही वनडे में मतलब 1 लाख गया है। बहुत बड़ी मतलब बात वो हाँ अचीवमेंट है मेरे लिए। तो मैं तो बहुत खुश हो गया था, उतने में ही खुश हो गया था। लेकिन मेन बात है उसके बाद अपने को कराना चाहिए था प्रमोशन, वो अपन नहीं करा पाए, तो फिर गाना आगे नहीं बढ़ पाया वहाँ से, तो फिर वहाँ दब गया। अच्छा, तो फिर जो गाना था आपका फर्स्ट सॉन्ग, उसकी 2 लाइनें हमारे व्यूअर्स। बिल्कुल भैया, हाँ बिल्कुल, ये दो बिल्कुल।
ये रे मुरमैना तोर मृग नैनी नैना, कोयली कस तोर बोली दीवाना करना। ये रे मुरमैना तोर मृग नैनी नैना, कोयली कस तोर बोली दीवाना करना। आजा रे मायारू झन जाते मायारू मोर, सुन ले मायारू जोड़ी मोर रे तोरे रंग मा मोला रंगना, तोरे संग मा मोला चलना। वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है गुलाब भाई। मतलब बहुत अच्छी वॉइस है यार आपकी, बहुत अच्छी। और हम दुआ करेंगे कि बहुत आगे तक अब जाओ, क्योंकि पहला गाना ही आपने इतना बेहतरीन मतलब लिखा है, और आपने बताया भी कि 1 लाख व्यूज एक दिन में गए थे, तो अच्छी बात है। तो इसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट नहीं हुई कि क्या हुआ इसके बाद? जैसे आपने बताया 1 लाख एक दिन में गया था, फिर क्या ये तो मैं इससे ना मेरे घर में कंडीशन मतलब विचारधारा बदला घर वालों का। घर वाले चाहते थे जो 28 पे करके कर देना। घर वाले जो चाहते थे कि मतलब बंदा पढ़ लिख के वो करे, ये गाना से अच्छा सपोर्ट मिल गया ना, तो मेरे प्रोफेसर लोग सब लोग सपोर्ट किए। तो वो चीजें अब घर तक पहुंची, भाई लड़का अच्छा कर रहा है म्यूजिक में, तो थोड़ा सा मतलब तारीफ हुआ ना गाँव में, तो घर वालों का सोच बदला। तो घर मेरे भाई का फोन आता है फिर मेरे को, ऐसा तेरे गाने का, मेरे को बताया नहीं, मैं बताया नहीं था कि मैं गाना बना लिया। अच्छा। हाँ, तारीफ जब चला ना तो वो पहुंचा मेरे घर, तब उनका कॉल आता है कि ऐसा तू गाना बना है क्या, मैं सुना हूँ, बढ़िया गाना। अब तक मैं तेरे को रोकता था, बोलते अब तू कर। अच्छा। हाँ, तब से मेरे को सपोर्ट मिल गया, तब से घर से भी मिल गया। मतलब वही है भैया कि काम करके अपने को दिखाना तो पड़ेगा, तभी सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज क्यों करेंगे। सही बात है, सही बात। उनको लगता था कि इसमें फ्यूचर नहीं है, जो भी है, तो इसलिए पहले सपोर्ट नहीं मिलता। जब मैंने उस चीज को फर्स्ट सॉन्ग से दिखा दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस लाइन, तब से उनका सपोर्ट मिल गया मेरे को खुला छूट मिल गया घर से कि अब तू कर। हाँ, ग्रीन सिग्नल मिल गया तब से मेरे को। उसके बाद दूसरा गाना कब लॉन्च किया? हाँ, उसके बाद अगला गाना फिर अब मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल गया इससे, तो फिर अगला गाना मैं अपने से ही मतलब मेरे जब काम कर रहा था ना वहाँ सैलरी वैलरी से, फिर मैं अगला गाना बना लिया। अच्छा। दूसरा गाना बना लिया, मैना रे करके था गाना, वो गाना बना लिया। और उस गाने के रिलीजिंग के टाइम एक अपने यहाँ के बहुत ही चर्चित व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा। अच्छा, गूगल पे सर्च कर लेना। हाँ, तो वो गाना मैं बना लिया था, ऑडियो वीडियो टोटल अपने से बना लिया। अच्छा। अब मेरे को रिलीज करना था, तो एक कोई मेलोडी किंग करके हैं यहाँ के, सबको पता है मेलोडी किंग किनको बोलते हैं, यहाँ तो बहुत फेमस है, और उनका ये परसेप्शन भी है मार्केट में, बहुत हम्बल है करके। तो वो परसेप्शन मेरे तक भी आया था कि ये बहुत हम्बल हैं, नए आर्टिस्ट को मतलब नए आर्टिस्टों को सपोर्ट करते हैं ये। तो मैं सोचा नए आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, मैं भी नया प्लेयर हूँ, भैया के पास जाता हूँ, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। अब मैं गया उनके पास, अब मैं बताया कि भैया मेरा ऐसा ऐसा है, मैं गाना बना लिया हूँ, टोटल ऑडियो वीडियो हो गया मेरे को बस ना रिलीज करने के लिए आप अपना प्लेटफॉर्म दे दो, अपना यूट्यूब चैनल जो भी उसमें कर दो रिलीज। तो बोलते हैं रिलीज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बोला फिर भैया पेमेंट की बात कर लेते हैं, तो बोलते पेमेंट नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, आप नए प्लेयर हो, आपको मौका दे रहे, वही बड़ी बात है आपके लिए। अच्छा। पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट चाहिए तो कहीं और जा लो, करवा लो। एरोगेंट टाइप से मतलब बहुत ही रूडली बात कर दी है मेरे को। अच्छा। अब मैं नया प्लेयर था, मेरा तो दिल टूट गया, हार्ट ब्रेक हो गया। मतलब मैं देख के गया था कि ये बहुत हम्बल है, मैं सोचता था सोशल मीडिया में इतने ज्यादा हम्बल है व्यक्ति, इन रियलिटी तो हम्बल नाम का चीज नहीं है इनके पास। अच्छा। हाँ, तो उनका मेरे तब से वो खटक गए मेरे मन में, समझ लो एक तरीके से। फिर मैं एक व्यक्ति है यूपी निराला करके, अच्छा। उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ उसमें। हाँ, उनको मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा, यूपी निराला भैया को, क्योंकि उसके बाद मैं उनके पास गया, मैसेज किया था उनको मैं पहले, तो फिर उनके पास गया, मैं मिला, पर्सनली मिला, मैं उनको बताया कि भैया ऐसा ऐसा मेरा सिचुएशन है, मेरा गाना मैं बना लिया हूँ, लेकिन मेरे को वही प्लेटफॉर्म का, मेरे को बड़ा प्लेटफॉर्म में रिलीज़ करना है। तो फिर वो सीन आ रहा है कि ऐसा ऐसा बोले करके उनका बताया, पहले वाले का जो मेलोडी किंग है अपने तो फिर ये बताया मेरे को कि आप ना ओमेश के जाओ, ओमेश भैया के पास जाओ। ओमेश कौन? हाँ, मैं सजेस्ट कर देता हूँ, मैं कॉल कर देता हूँ ओमेश भैया को, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो आप उनके पास जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो वो यूपी भैया ओमेश भैया से बात कर दी कि ऐसा ऐसा है, अपना भाई है तो इसको सपोर्ट करना, नया प्लेयर है, तो हाँ नया आर्टिस्ट है तो इसको सपोर्ट करना बोल के बात कर दी वो टोटल। अब फिर जब मैं उमेश भैया से बात किया तो बोलते नहीं, यूपी मेरे को सब कुछ बता दिया है, तेरा गाना रिलीज हो जाएगा और पेमेंट वेमेंट का तू टेंशन मत लेना, अपन कर लेंगे, जो भी है 50-50 जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा अपन कर लेंगे। तो मेरे को समझ में आया कि
जो बंदा सोशल मीडिया में इतना हम्बल होने का वो ड्रामा चल रहा है भैया, मतलब जिनके पास अब पहली बार, हाँ वो तो हम्बल है ही नहीं, पहले वाला जो मेलोडी किंग है अपना। और उमेश भैया का किसी को मालूम ही नहीं कितने हम्बल, लेकिन बहुत हम्बल है। हाँ मतलब एकदम भगवान आदमी है। यूपी अलग पर्सन है, उमेश अलग। हाँ उमेश प्रोजेक्ट, हाँ ये दोनों दोस्त हैं। हाँ तो यूपी क्या करते हैं? यूपी वो गाना बनाते हैं, कंपोजिशन तैयार करते हैं, लिरिक्स तैयार करते हैं, वो ऑलराउंडर हैं, डायरेक्शन भी करते हैं। हाँ तो वो एकदम बॉलीवुड लेवल के आर्टिस्ट है, बहुत खतरनाक आर्टिस्ट है। अच्छा। हाँ तो उनका गाना आया था भैया एक ना मंजू में करके, उस टाइम में मिला उनसे। मंजू में जो उनका गाना आया, जब वो गाना सुना मेरे को आ गया गूज़बम्प किक टाइप का। अच्छा। हाँ तो फिर मैं बोला कौन आर्टिस्ट है, इसको मैं देखता हूँ। अब अपन आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट को ही देखेंगे, कंपोजर कौन है भाई। सिंगर तो आप गवा लोगे, लेकिन कंपोजर वो मैटर करता है उस मामले में। मैं देखा कौन है कंपोजर, तो मैं देखता हूँ यूपी निराला। तो फिर टेक्स्ट किया था मैं इंस्टाग्राम में उनको, इतने हम्बल है, उन्होंने रिप्लाई दिया। मैं बोला भैया आपका गाना सुना मेरे को गूज़बम्प्स आ गया, इतना खतरनाक वो कंपोजिशंस है। उनसे पहले आप उनसे मिल चुके थे? यूपी से नहीं मिला था, ये पहले का बात बता रहा हूँ। अच्छा। ये पहले का बात है, अभी जो घटना बताया ना उससे पहले का बात है। मैसेज में बात चल रही है, मैसेज में कि मैं ऐसा ऐसा आपका गाना सुना हूं, तब से मेरा दिमाग खराब हो गया है, तो भैया एक कंपोजिशन मेरे को भी दे देते। मेरे को आपके साथ काम करने का एकदम दिल इच्छा है। बोला लेकिन मैं नया आर्टिस्ट हूँ, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा। मैं बोला हाँ क्योंकि महिले दे के चल रहा हूँ अभी तो ये सीन था मेरा। तो फिर वो बोलते ना कि ठीक है भाई मैं करूँगा तेरे लिए, आओ। और तब से फिर उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को, मैं मतलब बताया उनको कि मेरे को कुछ भी नहीं मालूम भैया, कहाँ करना है, क्या करना है, क्या सीन है। पूरे एक सब इंडस्ट्री में सबसे मिलवाया मेरे को, सब पूरे टू जेड ज्ञान दिया कि क्या क्या करना है, मतलब एकदम निस्वार्थ। मतलब मैं देखा यार भगवान टाइप का आदमी है, मतलब वो बंदा, मतलब यूपी जो है यूपी भाई। हाँ एकदम भगवान टाइप का आदमी। वैसे आदमी का पैर भी छूने में कोई वो नहीं है। क्या बात है यार, क्या बात है, उस लेवल का रिस्पेक्ट वो बंदा रखता है दोस्तों यार। मतलब एक गुलाब भाई के मुंह से कई बार एक बंदे का नाम निकला यूपी, जैसे आप लोग सुन रहे होंगे, तो मतलब भगवान जैसी संज्ञा देना अगर किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो कोशिश करेंगे कि यूपी से भी मुलाकात, यूपी जी से हम कभी पॉडकास्ट में हम उनको भी बैठाएं, ऐसे व्यक्ति को कोशिश कीजिए, उनसे मिलाइए हमको, हम भी उनको बुलाएंगे यहाँ पे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलता हूँ। वो छत्तीसगढ़ में वो भी गाने काफी बनाते हैं। हाँ हाँ, मंजू में उनका है, नाचो में उनका है, झोर बुहागे, ये तो काफी टॉप गाने हैं। हाँ तो वो टॉप मोस्ट आर्टिस्ट ही है यहाँ के, लेकिन वो अपने आप को क्या है ना थोड़ा हिट करके रखते हैं, वो सोशल मीडिया नहीं करते मेन चीज। अच्छा, वो सामने नहीं आते, वो थोड़ा सा मतलब इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहते, वो केवल ना आर्टिस्टिक चीजों में रहते हैं, काम कर रहे हैं अपना वो, लेकिन उनका काम बोलता है। अच्छा हाँ, उनका काम बोलता है, उनका गाना सुनो मतलब बॉलीवुड लेवल का रहता है, बहुत खतरनाक। क्या बात है, क्या बात। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में जैसे मतलब दूसरा गाना भी आपका लॉन्च हुआ जब यूपी जी के साथ मिले आप, उमेश जी के साथ मिले, वो गाना फिर आगे आपके करियर को पुश दिया कि थोड़ा सा? वो गाने से हुआ क्या ना, गाना तो नहीं चला, लेकिन वो गाने को एक मेरा अभी जो प्रोड्यूसर है मेरा सीजी स्टार प्रोडक्शन में, मेरा छोटा भाई लक्की भारद्वाज, छोटे भाई की तरह है, तो वो दिल्ली में कोचिंग कर रहा था, वो अपना यूपीएससी का। दिल्ली से वो बंदा छत्तीसगढ़िया है, सारंगढ़ का ही बंदा है वो लक्की भारद्वाज, तो वो दिल्ली में था, तो वो वहाँ से मेरा वो मैनर गाना सुन लिया। अच्छा हाँ, उसको बहुत पसंद आ गया। अब वो मेरे को फिर डीएम करता है इंस्टाग्राम पे कि भैया ऐसा है, आपका ना आवाज मस्त है, मेरे को ना आपके साथ काम करना है। तो मैं बोला किस टाइप का काम करना है, तो ना अपन बोलते हैं यूट्यूब चैनल बनाते हैं, गाना वाना बनाते हैं अपन बोल के। तो फिर वहां से गेट खुला मेरे लिए एक तरीके से। बोला हाँ, तो वही है, गाना भले चले ना चले, लेकिन वहां से मेरा काम आगे बढ़ गया। अच्छा हाँ, तो फिर उसके साथ हम लोग ने जॉइंट वेंचर करके अपना एक यूट्यूब चैनल डाल दिया, सीजी स्टार प्रोडक्शन करके। अच्छा हाँ, आपके चैनल का जो नाम है? हाँ, जिसपे हाँ अभी का जो गाना बता रहे थे अपन, नाचन दे मोला, जितने भी अपने गाने हैं सारे उसी में आ रहे हैं अभी। अच्छा हाँ, ये जो नाचन दे मोला गाना है, ये पहले लिखा था या अभी मतलब अभी रिसेंटली लिख करके इसको लॉन्च किया, कि पहले का कोई इस गाने से, क्योंकि ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ, हाँ, जैसे बताया मैंने कि 20-25 मिलियन व्यूज ये चले गए हैं। कितना पुराना है ये गाना? ये गाना ऑलमोस्ट 2 साल पुराना, 2 साल हो गए, लेकिन इसको रिलीज हुए 1 साल हो रहा है। 1 साल हुआ, तो 1 साल ये अपने बुक में पप्पा मतलब पड़ा रहा अपने पास, ये 1 साल तक पूरे। और इसलिए पड़ा रहा भैया क्योंकि गाना अपना बन गया था, गाना अपन बना लिए थे, लेकिन अपने को ना अब नया प्रकार का गाना था वो। अच्छा, तो हिम्मत नहीं हो रहा था मेरे प्रोड्यूसर को, या फिर जो भी समझ ले, एक तरीके से मैं भी हिम्मत हार रहा था, क्योंकि गाने को देख के नया प्रकार का गाना है और छत्तीसगढ़ है, यहाँ को ऑडियंस को देख के बहुत डर लगता है।
हाँ, क्यों डर क्यों कुछ लगता है? आप कुछ बॉलीवुड करोगे ना यहाँ, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ छत्तीसगढ़ के दर्शक। हाँ, मतलब नहीं, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सोच है, मतलब पुरानी चीजों को अपन पकड़ के बैठे हैं। अपने को अभी भी यहाँ का जो ऑडियंस है उनको ना शादी ब्याह वाला गाना चाहिए, गद गदड़ वाला चाहिए, बस शादी ब्याह वाला गाना। अच्छा, अगर आप कुछ बेटर चीज आप बॉलीवुड करने का कोशिश करोगे ना तो नहीं चलता है यहाँ। लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा था, तो 1 साल तक गाना पड़ा रहा भैया। अच्छा, तो 1 साल बाद ना लवन्या दास करके एक वो थी, सिंगर हैं। हाँ नहीं सॉरी। तो जब हम म्यूजिक इंडस्ट्री में ही अब बात करते हैं, जो दूसरा गाना जो अभी आपका पॉपुलर गाना चल रहा है नाचन दे मोला, हाँ, वो भी आपने गाया है? हाँ, मैंने गाया। उसके भी 2 लाइन सुना दीजिए। चलिए ठीक है, वो हाँ, अब सिंगर आया हमारे पास, तो दोस्तों यार व्यूवर्स हमको भाई सुना, मतलब सिंगिंग के लिए तो बुलाए हैं ना, थोड़ा तो सुनाएंगे तो जरूर। बोलिए। अच्छा, फीमेल वाला पार्ट सुनाऊं कि मेल वाला? आप दोनों सुना दीजिए, हमको क्या है, आप दोनों अगर गाते हैं तो अच्छी बात है यार, दोनों है। चलो अंतरा सुनाता हूँ। जियरा 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 मोरे जियरा माने ना, हो जाना जियरा माने ना, आता अपार प्रेम व्यापार समझ में आए ना, मोला तो समझ में आए ना, वो मोरे महारानी मोर करे जाके चानी, पाक पवित्र मुरमाया रे जैसे गंगा के पानी, नाचन दे मोला आज तो नाचन दे मोला, तोरे प्यार में हो गयो मैं बाबरा पिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये लड़की का पार्ट था? हाँ, लड़की लड़का दोनों को गा दिया। अच्छा, दोनों का। बहुत सही गाना है यार, बहुत सही गाना। मैंने इसको सर्च किया था जब आपसे मुलाकात होने वाली थी, तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने सर्च करके इसको सुना भी कि ये गाना है ना, सुने कि जो बहुत पॉपुलर गाना है। तो अच्छी बात है कि मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे टैलेंट हमारे मंच पे आए हुए हैं यार, और उनसे बातें करने का मौका मिल रहा है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि एक जर्नी जो स्टार्ट होती है ना गुलाब भाई, क्या होता है कि एक बचपन से या तो हमको बहुत बैकअप में बहुत अच्छी चीजें मिली होती है, अब हम बहुत आगे चले जाते हैं, या हमारा टैलेंट हमको आगे ले जाता है। तो आप उस रास्ते पे चल रहे हो, और आप उस तरह के इंसान हो जो बचपन से एक संघर्ष देखा, एक जंगलों के बीच से निकल के आया हुआ लड़का, बहुत गरीबी से निकल के उभर के आया हुआ, और एक मतलब अब उसने स्कूल में भी बहुत अच्छा किया, कॉलेज में भी बहुत अच्छा किया, और एक अपना जो अंदर का जुनून था, जो पैशन जिसको बोलते हैं म्यूजिक लाइन का, उसको निखारा उसने अलग। किसी ने सपोर्ट किया नहीं किया, लेकिन वो धीरे धीरे उसको आगे लेता गया, यहाँ आया, इसके जो उसका एक गाना 20-25 मिलियन व्यूज गया। हम दुआ करते हैं, हम बहुत भगवान से हमें प्रार्थना करते हैं कि आपको बहुत आगे जाओ आप। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में जब ये गाना लॉन्च किया, तो इसके बाद आपको रीच मिल गई, जो सेकंड गाना था, उसके बाद आप बोले कि नहीं हुआ है, लेकिन फिर आपके एक फिर वही है ना, फिर जो जैसे लक्की भारद्वाज जो मेरे प्रोड्यूसर वो ज्वाइंट हुआ ना, तो फिर अपना जो फाइनेंशियल समस्या चलता था बजट के लिए, कि प्रमोशन के लिए नहीं हो रहा, तो कास्टिंग के लिए नहीं हो रहा, वो खत्म हो गया। उसके बाद वो पैसा जैसे लगाया ना, तो अपन सब चीज सिस्टमेटिक वे में कर पाए भी। क्या गाना को चलाने के लिए सब चीजें करनी पड़ती, प्रमोशंस हैं, आपका कास्टिंग भी मैटर करता है, डायरेक्शन भी मैटर करता है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग, कौन डीओपी है वो भी मैटर करता है। अच्छा, हाँ, सब मैटर करता है। तो फिर सब चीज सही हुआ ना, तो इस बार गाना अपना अपन चला ली। क्या बात है। हाँ, तो जब उसके बाद तीसरा गाना कब आया? ये नाचन दे मोला, ऑलमोस्ट 10 तीसरा गाना है आपका, नाचन दे मोला? हाँ, तीसरा गाना है। तीसरा गाना है, तो ये 10 महीने पहले, 10 महीना हो चुका है गाने को। 10 महीने हो गए। हाँ, 10 महीने में ये 25 मिलियन के करीब पहुंच गया है। हाँ, पहुंच गया है। अच्छा, तो ये गाना जब आप 1 साल पहले बना रहे थे, तब क्या सोचा कि मतलब लिखते समय कुछ इंस्पिरेशन था कि बताया ना, लवन्या थी इंस्पिरेशन, देख करके तो आपने लिखा? लेकिन गाने के बाद ना मेरा और जैसे मेरे टीम का ये था कि किसी और को भी ले लेते हैं, मतलब ऐसा ना, तो मैं बोला ये गाना पर्टिकुलर लवन्या के लिए डिजाइन हुआ है। अच्छा, मैं कंपोजर हूँ, तो मेरे को मालूम था, मैं उन्हीं के लिए डिजाइन किया हूँ, उन्हीं की पर्सनालिटी पे जमेगा। आप किसी और को कास्ट कर तो दोगे, लेकिन जमेगा नहीं, गाना नहीं चलेगा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, मेरी नहीं होगी। तो फिर उनका भी ये टेक था कि ऐसा गाना नहीं चलेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, चलेगा तो मतलब चलेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो फिर तुम। तो फिर मेरे को रिस्क फिर वहां पे लेना पड़ता, रिस्क लिया था मैं कि नहीं, मैं गारंटी देता हूँ गाना चलेगा, और उसी को लो तो सही से चलेगा।
मतलब वो टेक लेना पड़ा था मेरे को, लिया था मैं। हाँ, अब जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री ये फ्रेंडशिप दोस्ती की बात है, क्योंकि दोस्ताना है अपने प्रोड्यूसर के साथ, तो ये नहीं वो तो अलग चीज होती है, चिल वाली बातें हैं अपने। टीम बनती है, फैमिली बनती है, कॉन्फिडेंस था उस गाने में, उस लेवल का बता रहा हूँ। ये अच्छी बात है ना, क्योंकि आपको अपने बनाई हुई चीजों पे ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर पब्लिक कैसे बिलीव करेगी, तो पहला कॉन्फिडेंस तो आपको आना चाहिए। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में जब घुसे और यहाँ तक पहुंचे, अभी मतलब जो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री है छत्तीसगढ़ में, बीच में आपने बताया भी कि जो अभी भी वो गाने पुराने वाले ही गाने सुनना पसंद करते हैं लोग, तो आप कैसे देखते हो इसे, छत्तीसगढ़ में म्यूजिक इंडस्ट्री कहाँ तक जानी चाहिए, उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या बदलाव आना चाहिए? तो भैया इस मामले में बोलने से पहले मैं 2 चीज बोलता हूँ। पहला तो ये कि ना मेरे को ना छत्तीसगढ़ी म्यूजिक सीन बहुत प्यारा है, बहुत प्यार करता हूँ मैं अपने छत्तीसगढ़ से। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ मतलब थोड़ा खटकेगा बात लोगों को, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं बहुत लव करता हूँ अपने छत्तीसगढ़ को, यहाँ के म्यूजिक को, लेकिन उसको नयापन देना जरूरी है भैया, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री को आप आगे लेके जाना है ना आपको, तो फिर ये आप नई चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ेगा, टेक्निकल चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नए प्रकार की जो भी इन्वेंशन हो रहे हैं आसपास के म्यूजिक इंडस्ट्रीज में, उन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं देखता हूँ अपने यहाँ मतलब अगर थोड़ा सा भी वेस्टर्नाइज चीज़ें आ जाती हैं या फिर थोड़ा सा भी मॉडर्नाइज करने का कोशिश करते हैं गाना, अपन लोग थोड़ा सा भी ऐसा गाना बनाने का प्रयास करते हैं जो नेशनल लेवल पे जाए, तो फिर अपने ही यहाँ से अपने को क्या बोलते हैं, एक तो रोक टोक देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है कि नहीं आप लोग वेस्टर्न कल्चर का गाना बना रहे हो, आप लोग भोजपुरिया बना दे रहे हो गाने को, ये सब झेलना पड़ता है अपने को। बीट को सपोर्ट नहीं मिलता। यहाँ का जो शादी ब्याह वाला देसी कर्मा ये सब जो है ना, कर्मा ददरिया, वो वाला बीट आप बनाओगे तो गाने चलते हैं। लेकिन आप जैसे ट्राई कर, थोड़ा बॉलीवुड ट्राई करोगे, थोड़ा साउथ ट्राई कर दोगे, थोड़ा उड़िया, तो फिर वहाँ रिस्क हो जाता है। रिस्क फैक्टर वहाँ ये है कि आर्टिस्ट को अपना 100% रिस्क लेके गाना बनाना पड़ता है कि चले ना चले मैं रिस्क लेता हूँ, फ्लॉप भी हो गया तो मैं रिस्क लेता हूँ। ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिलता यहाँ। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या है, अपने यहाँ का ऑडियंस ना नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। नहीं, लेकिन जैसे ये बोलते हैं ना कि मैं बता रहा हूँ उसमें कि छत्तीसगढ़ जाना जाता है अपने वो के लिए, प्राचीनता के लिए जाना जाता है, हमारा कल्चर है, तो कल्चर से अपने को वो नहीं है, लेकिन कल्चर के साथ साथ अपने आप को, अपने ऑडियंस को, नएपन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, वहीं पे अपन फंस रहे हैं। हाँ, देखो आप पंजाबी इंडस्ट्री देखो, आप आगे बढ़ा है क्योंकि टेक्निकल चीजों को एक्सेप्ट किया है। कितना भर भर के ऑटो ट्यून यूज करते हैं हम लोग। अपन थोड़ा सा भी ऑटो ट्यून यूज करते कमेंट पड़ जाता है, अपने ही लोग, अपने छत्तीसगढ़ के लोग, अरे ऑटो ट्यून यूज करते हैं, ऑटो ट्यून सिंगर। तो इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है कि पीछे लेके जाना? ऑटो ट्यून छोड़ दें क्या, तबला में ही लगे रहे हम लोग? सही बात है, मेरे को ये दुखता है ये बात। कब तक तबला में लगे रहेंगे? डिजिटल बीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तब तो हम लोग भी पंजाब की तरह आगे बढ़ेंगे। पंजाबी इंडस्ट्री, हरियाणा इंडस्ट्री हो गया, भोजपुरी इंडस्ट्री, अपना झारखंड है, साउथ है, उड़िया, सब आगे निकल रहे हैं क्योंकि लोग टेक्निकल चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये लोग नहीं बोलते। इसका रीजन मतलब क्या है कि जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो इन सारी चीजों को आगे नहीं बढ़ाना क्योंकि वो ये पसंद नहीं कर रहे? क्योंकि अगर हम, जैसे आप बोल रहे हो, व्यूवर्स पसंद है, हम प्रेजेंट अगर कर रहे हैं चीजों को, तो व्यूवर तो देखो, छत्तीसगढ़ का व्यूवर्स जो जनता है या छत्तीसगढ़ के लोकल लोग भी हैं, वो भी बॉलीवुड की पिक्चरें देखते हैं, उन गानों को भी पसंद करते हैं। तो वो छत्तीसगढ़ के गानों को उसमें क्यों नहीं मर्ज करके पसंद करेंगे कि हम अगर उस लेवल का गाने बना रहे हैं तो वो म्यूजिक क्यों नहीं पसंद करें? तो कारण क्या है? पसंद करते हैं, तो वही बोल रहा हूँ, बॉलीवुड और छत्तीसगढ़ का मिक्सअप करना पड़ता है, बीच का तोड़ निकालना पड़ता है। तो बीच का तोड़ था अपना नाचन देमोला। तो वो चला। तो वही है, अपने को ना ऑडियंस के हिसाब से थोड़ा सा ना, ताकि उनको लोकल टच भी आए और बॉलीवुड का भी टच आए, ऐसा मतलब बीच का मेलेडी देना पड़ता है। मेलेडी चीज समझ आता है यहाँ के ऑडियंस को, अपने यहाँ के। तो अपन नाचन देमोला उसका सोल्यूशन था। नहीं, तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसे मैं ये चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जैसे आप तो नाचन देमोला हो गया, मन झूमे हो गया, जो यूपी जी का गाना। हाँ, तो ये सब ना दोनों चीज है इसमें, बॉलीवुड भी है अपना छत्तीसगढ़ का लोकल टच भी है, तो इसलिए ये गाने इतने चले। हाँ, तो ये बीच का रास्ता है, तो अपन लोग ने बीच का रास्ता चुन लिया भैया। हाँ, पहले बहुत हुआ ना, पहले अब ट्राई किया अपन लोग, पूरा वेस्टर्न ट्राई करता था मैं, तो वो चलता नहीं था। सुनने में और वेस्टर्न है पूरा, तो वो नहीं चला था। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमने एक सपना देखा है छत्तीसगढ़ से एक पॉडकास्ट स्टार्ट करके, जो कि इंडिया लेवल पे, क्या बहुत बड़े लेवल पे ले जाने का। इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत रॉ टैलेंट है।
चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो, उन लोगों को जो छत्तीसगढ़ में है, हम स्टार्ट किया हमने इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के टैलेंट को हम इतना ऊपर ले जाना चाहते हैं। वो लोग जो अपनी बातें या उन लोगों को नहीं जानते छत्तीसगढ़ के, जिनके अंदर टैलेंट है, जो इंडिया लेवल पे छा सकते हैं, उन लोगों को यहाँ बैठा करके एक मंच देने का, उनसे उनकी जर्नी जानने का, उनके टैलेंट को निखारने का, वो हम पूरी कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू करने का। तो हम इसलिए हमको आपका सपोर्ट चाहिए, आप हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हमने एक सपना देखा है, मैंने एक सपना देखा है कि इंडिया लेवल का सबसे बड़ा पॉडकास्ट छत्तीसगढ़ रायपुर से बने, जो सारे लोग देखें और छत्तीसगढ़ का और नाम हो, क्योंकि वो टैलेंट जो छत्तीसगढ़ में है, इसलिए बोला जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वो स्लोगन हम छत्तीसगढ़ में बहुत लोग जानते हैं, इंडिया लेवल पे जानते हैं, लेकिन उसको और लेवल पे आगे ले जाना है और उसमें आपका सपोर्ट लगेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों को बोलिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलिए, ताकि हम ग्रो करें। आप लोग रहेंगे तो हम ग्रो कर सकते हैं, इसलिए आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो अब विदा ले रहे हैं हम लोग, है ना। आप आए, थैंक यू सो मच। लेकिन एक सिंगर जब आता है ना तो हमारी प्यास नहीं बुझती, है ना। ऑडियंस भी है, वो भी चाहेगी कि आप एक और छत्तीसगढ़ का कोई भी आपका फेवरेट गाना, आपका गाना तो जो आपका है ही, लेकिन ऐसा कोई सिंगर, ऐसा कोई कंपोजर जिसका गाना आपको बहुत पसंद आता हो, तो ऐसा एक गाना सुना दीजिए आप। एक दो गाने जो भी आप सुनाना चाहें, कोई लिमिट नहीं है, आप 2-4 गाने सुना सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो आप 1-2 गाने सुना दीजिए। मेरा फेवरेट सुनाता हूँ पहले तो मंजू में, जो यूपी भैया का गाना है, तो वो गाना था, अरे मान जा ना मोरे प्रियतमा, तै मोरे दिल के जानी रे, तोरे बिन अधूरा मैं, अरे का हो गए आज तोरे चलन ला, कैसे कैसे लागे तोरे मन, मोला लागत है डर, ऐसे लागे निशा चढ़ गे, तन मन में आग लग गे, तोरे माया के चढ़ गे बुखार, मोरे मन झूमे, मोरे तन झूमे, तोरे माया लपा के यार, मोरे सर घूमे। वाह, क्या बात है, क्या बात है।